सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ऋत्विक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यार आपको बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल गया है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि साथ साथ जो अपनी बिटसैट की प्रिपरेशन है उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स का भी करते रहिए। एंड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा एकदम लास्ट के टाइम पे। आपको ये नहीं रहेगा कि मेरे को इतना सारा बोर्ड्स का भी एनसीईआरटी सबकी रिवाइज करनी है। तो साथ साथ बोर्ड्स के प्रिपरेशन को भी चलाते रहिए। अब आपको और टाइम मिल गया है उसके लिए। रही बात बिटसैट की, आई होप आप सबकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। एंड बिटसैट की डेट्स आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बिटसैट की डेट्स कब अनाउंस होंगी ये वो। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अभी स्पेकुलेशंस मत लगाइए। अथॉरिटीज़ जैसे ही ऑफिशियल डेट्स अनाउंस करेंगी आई विल इन्फॉर्म यू गाइज। सो आई होप दैट वुड क्लैरिफाई योर डाउट। आप में से काफ़ी लोगों ने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा था कि बिटसैट की डेट्स कब होंगी, कब होगा बिटसैट। सो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिटसैट 2021 को लेकर अथॉरिटीज़ ने नहीं की है। जैसी ही होगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में अपन फिजिक्स का चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर में किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एट द सेम टाइम किस सेक्शन को, चैप्टर्स के किस क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस पे बात करेंगे। आई होप आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले आते हैं अपन यूनिट्स डायमेंशन पे। आई होप इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। एक तो डायमेंशन एनालिसिस वाला पार्ट है इसके अंदर, एंड डायमेंशन एनालिसिस आपका ऑप्शन एलिमिनेशन में कुछ क्वेश्चंस में भी यूज हो जाता है। एंड डायमेंशन एनालिसिस करने में मेरे को नहीं लगता किसी को भी डिफिकल्टी होगी इतनी, तो दैट वुड बी ईजी। इसके अलावा इसके अंदर वर्नियर कैलिपर और जो मेजरमेंट वाला पार्ट है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। इंस्टीट्यूट्स वगैरह में शायद करवा दें या लास्ट के दिनों में हमें करवा दिया था। तो इसको आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स के थ्रू या फिर यूट्यूब या किसी पे भी ऑनलाइन वीडियो देखकर, लेक्चर लेकर। सो डिफिकल्ट नहीं है। सो थोड़े क्वेश्चंस की वेरिएशंस आपको देखने होते हैं, कुछ एक वेराइटी ही है क्वेश्चंस की, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो यूनिट्स डायमेंशन में मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 या 2 दिन का खेल है ये तो इसके बाद अपन चलते हैं काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स में आपके प्रोजेक्टाइल मोशन वाले क्वेश्चंस एंड रिलेटिव मोशन में जैसे रिवर बोट वाले प्रॉब्लम्स हो गए या जो भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं रिलेटिव मोशन के, उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा काइनेमेटिक्स। तो यार अब अपन मूव ऑन करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। सो आज से 4-5 साल पहले ही जो वेज ब्लॉक प्रॉब्लम्स थे या पुली प्रॉब्लम्स थे काफ़ी पूछे जाते थे एंड इनकी वेटेज भी ज़्यादा होती थी, बट रिसेंट टाइम्स में इतने नहीं पूछे जा रहे हैं। बट फिर भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एनएलएम को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आगे भी आपके सेंटर ऑफ मास या रोटेशन वगैरह चैप्टर्स में ये यूज़ हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो इन कॉन्सेप्ट्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए एंड आप एचसी वर्मा से उठा सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन जितने भी हैं सारी वेराइटी कवर हो जाएगी ऑलमोस्ट, तो उनसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। सर्कुलर मोशन ऑफ फ्रिक्शन में आपका बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटीज पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनएलएम आपका कवर हो जाएगा। वर्क एनर्जी पार्ट में आपको पता होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ अप्लाई करना है, एनर्जी कंजर्वेशन कब होगी, कब एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके एप्लीकेशंस आपको देखनी है और ये पूरी फिजिक्स में ऑलमोस्ट यूज होता है वर्क बाय एनर्जी चैप्टर। सो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी टाइम टू टाइम। रही बात सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास में एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, जो डेरिवेशंस हैं सेंटर ऑफ मास के डेरिवेशन, सिमिलरली रोटेशन में जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, इसके डेरिवेशंस में ज़्यादा उलझे रहते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। आपको सारे जो भी बिटसेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज का, एंड इसके अलावा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको ज़रूर करने हैं। जनरली क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि ज़्यादा अपन डेरिवेशन में उलझे रहते हैं कॉन्सेप्ट्स के, लेकिन उनके एप्लीकेशंस के उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो फिजिक्स में एप्लीकेशन आनी चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना एक अलग चीज़ है, आपको क्वेश्चन अगर बनाना नहीं आता, उसको अप्लाई करना नहीं आता, तो वो कॉन्सेप्ट आपके कोई काम का नहीं है। सो प्रैक्टिस उतनी जितनी ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उतने आप वेराइटी कवर कर पाओगे क्वेश्चंस की। तो जैसे ही आपके पास नया सवाल आएगा उसको बनाने की आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी वो इम्प्रूव होगी। सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में जैसे ब्लॉक बुलेट प्रॉब्लम्स हो गए, आपके बॉम्ब एक्सप्लोजन, जैसे रेस्ट पे बॉम्ब है तो एक्सप्लोजन उसका प्रॉब्लम, तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। रोटेशन में जैसे सेंटर ऑफ मास में मोमेंट सेंटर ऑफ मास निकालना रहता था, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपकी रेगुलर बॉडीज़ का। इसके अलावा हिंज वाले प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे, उसमें लीनियर मोमेंटम था तो इसमें एंगुलर मोमेंटम के प्रॉब्लम्स, टॉर्क वर्क निकालना।
तो यही होगा। बाकी एक रोलिंग विद स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि उस पर भी आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसमें आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर कौन सी बॉडी में मेरे को कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो उनके जो फॉर्मूलाज हैं अगर वो याद रहेंगे तो आप एग्जाम में डिराइव करने तो बैठोगे नहीं, तो वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में आपका एस्केप वेलोसिटी और एस्केप एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्रेविटेशन में जो सेम चीज़ है, हमें ग्रेविटेशन बाद में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी सिमिलरिटी है, फॉर्मूलाज में एकदम काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लोगे तो आपके लिए ग्रेविटेशन ईजी हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। डिफिकल्टी नहीं होगी उतनी। इसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं चैप्टर पे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में। सबसे पहले इसके अंदर एक सेक्शन आता है इलास्टिसिटी का, उसमें यंग्स मॉडुलस वाले प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद सरफेस टेंशन वाले प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाएंगे, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंस्टीट्यूट्स में एक या दो क्लासेस में मैक्स पढ़ा दिया जाता है सरफेस टेंशन। इसके बाद फ्लूइड्स में आपका कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी एप्लीकेशन क्या है, A1V1 इक्वल टू A2V2 कब करते हैं, बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर आपको ऐसे वर्टिकल यूट्यूब दे देगा उसमें प्रेशर पूछ लेगा, या फिर आपको लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप HC वर्मा से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे हैं। और लास्ट की जो 10-15 प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी वैरायटी के होते हैं, उनको आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम देना पड़े। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, HC वर्मा के काफ़ी हेल्प होती है उससे। बाकी SHM की भी आपको HC वर्मा अच्छे से करनी है। और प्रीवियस ईयर JEE मेन के क्वेश्चंस हैं वो बिटसैट के लिए कर सकते हो। बिटसैट के जो भी आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप HC वर्मा या प्रीवियस ईयर JEE मेन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो और SHM पे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बाकी आपका वेव्स में आपका डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड जो पाइप्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हीट थर्मोडाइनमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हीट थर्मोडाइनमिक्स जो थर्मोडाइनमिक्स वाला पोर्शन है वो आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। इसके अंदर कवर करना, फिजिक्स के अंदर कवर करना आसान हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपके वो कॉन्सेप्ट्स पहले ही कवर हुए होते हैं अगर आपको केमिस्ट्री में पहले पढ़ा देते हैं, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो। बाकी KTG वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। कार्नोट साइकिल आपका इंपॉर्टेंट है। कार्नोट साइकिल में आपको पता होना चाहिए कि कब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, कब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सिमिलर ही है ग्रेविटेशन के, कि कंडक्टर दे देगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेगा, फिर आपका फ्लक्स या गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या रहती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आता है आपका ये कैपेसिटेंस वाला पार्ट। तो कैपेसिटेंस में जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा, कैपेसिटर में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोल देगा। आपको सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, कई बार उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भी इंट्रोड्यूस कर देगा, तो आपको आना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लोगे तो ये भी आसान हो जाएगा निकालना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही आपको KVL KCL के एप्लीकेशंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। बाकी गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर वाले प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लास्ट का कुछ सेक्शन होता है। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में तो सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन आनी चाहिए, जैसे सोलेनॉइड, टोरॉइड, या फिर आपको इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर दे देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना और टॉर्क वर्क निकालना भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब मूव ऑन अपन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक तो फैराडेज लॉ की एप्लीकेशन, लेंज लॉ की एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा बाकी AC चैप्टर में तो आपको बस वो इम्पिडेंस वाला पोर्शन रहता है। एट द सेम टाइम जैसे आपका RC सर्किट होगा, सॉल्व करना आना चाहिए आपको, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है LR सर्किट की आनी चाहिए, LRC सर्किट की आनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। नाउ मूव ऑन करते हैं अपन ऑप्टिक्स पे। तो इसकी भी अच्छी खासी वेटेज है जैसे मैकेनिक्स की है। ऑप्टिक्स में आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों आ जाता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं तो ये रिकमेंड करूंगा HC वर्मा से ज़रूर सॉल्व कीजिए। एंड काफ़ी ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑप्टिक्स पे, और वेटेज भी अच्छा खासा रहता है इसका बिटसैट एग्जाम में। तो अपन को ऑप्टिक्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। रही बात मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हो गया, ये आपको शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह निकालना। एंड एक अलग पोर्शन है जो रेडियो एक्टिविटी, वो भी आपको अच्छे से करना है, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं इसे, ठीक है, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी से आपको कुछ नहीं करना है, NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है।
जो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है, ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह कैसे बनाते हैं, जीनर डायोड्स वाला कॉन्सेप्ट, ये सब आपके थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। धीरे जो भी चैप्टर्स हैं, आपको फिजिक्स का ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आपको पूरा चैप्टर कर देना है। फिजिक्स के एक चैप्टर में काफ़ी सारे सेक्शन होंगे, हर सेक्शन की कुछ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स होगी, तो सेक्शन वाइज भी आप उठा सकते हो, देख सकते हो कि यार कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इस तरह से करिए, आई डोंट थिंक सो डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा चिंता करने वाली ज़रूरत नहीं है। बट फिजिक्स में एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। शायद मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये थोड़ी गलती की थी कि यार कॉन्सेप्ट की डेरिवेशन वगैरह में उलझे रहे और उतनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नहीं की, नए क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं देख पाया, तो थोड़ा डिफिकल्टी फेस करने को हो सकती है। तो आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा, जितने क्वेश्चंस हो सकें प्रैक्टिस कीजिए, हर सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, वैरायटी कवर करने की कोशिश कीजिए। बाकी एंजॉय करके पढ़ते रहिए एंड स्टे फोकस्ड। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो स्टे ट्यून, चंगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।